Hello students, good morning. Today we will discuss chapter 4 planning and our topic is types of plan. ठीक है, you know there are the 8 type of plans जिसमें objective and strategy. ठीक है, we have already discussed. ठीक है, इन कल की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. So today we start थर्ड प्लान. आपका कौन सा है? पॉलिसीज. देखो सबसे पहले आता है व्हाट डू मीन बाय द पॉलिसीज. पॉलिसी होती क्या है? पॉलिसी आपका स्टैंडिंग प्लान होता है. स्टैंडिंग प्लान मीन इसको आप अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो. तो पॉलिसी इज द स्टैंडिंग प्लान. ठीक है, फिर आता है कि व्हाट डू मीन बाय द पॉलिसी. कहते हैं पॉलिसी वो जर्नल गाइडलाइंस होती है विच इज आल्सो प्रोवाइड द वे टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस, बट द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस. It means that problem is related to our business. ठीक है, not the external environment, it is related to internal. पॉलिसी हमें किसी भी प्रॉब्लम का एक कस्टमाइज वे बता रही है कि जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ठीक है, तो कहते हैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कुछ गाइडलाइंस इशू कर देते हैं. वो गाइडलाइंस ही हमारी क्या होती है? पॉलिसी होती है. एवरी लेवल इज आल्सो मेक द पॉलिसी टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस. टॉप लेवल, मिडल लेवल एज वेल एज लोअर लेवल. ठीक है, तो पॉलिसी के एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल है मेक और बाई. हमें गुड्स अपनी खुद बनानी है या फिर हमें बनी बनाई गुड्स क्या करनी है? परचेज करनी है. ठीक है, तो ये भी हम कोई भी गाइडलाइंस हमने इशू कर दी कि भाई गुड्स हमें क्या करनी है? खुद बनानी है, तो वो हमारी पॉलिसी हो गई. नो क्रेडिट सेल्स पॉलिसी. हमें क्रेडिट पे गुड सेल नहीं करनी है, तो ये भी हमारी क्या हो गई? पॉलिसी हमने इशू कर दी. जैसे हमारा एक बिजनेस है और बार बार जब हम कस्टमर्स को गुड्स सेल कर रहे हैं तो रिटर्न करने वाले कस्टमर्स भी हमारे पास आ जाते हैं. यानी जिन कस्टमर्स को हमारी गुड्स पसंद नहीं आती है वो हमारी गुड्स को क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं. तो इससे क्या होती है? हमें डिस्टर्बेंसी होती है. तो हमने एक पॉलिसी बना दी, रिटर्न पॉलिसी, कि भाई 12 बजे तक जो कस्टमर्स को हमारी गुड्स पसंद नहीं आती, 12 बजे तक वो गुड्स क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं. या हमने एक डे डिसाइड कर दिया कि सैटरडे को या संडे को वो क्या कर सकते हैं? गुड्स रिटर्न कर सकते हैं. तो रिटर्न पॉलिसी बना दी हमने. तो बच्चों आपने जो देखा ये एग्जांपल्स जो मैं आपको बता रही हूँ, क्यों आपने एग्जांपल यानी पॉलिसी क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपके बिजनेस से के इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं. उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आप कुछ गाइडलाइंस इशू कर देते हो. बेटा वो गाइडलाइंस ही हमारी पॉलिसी होती है. पॉलिसी कभी रिजिड नेचर की नहीं होती है. पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है और ना ही पॉलिसी को फॉलो करने पर किसी टाइप की या फॉलो ना करने पर किसी टाइप की कोई पनिशमेंट नहीं होती है. ठीक है, मैं आपको और भी एग्जांपल देती हूँ. मुझे रिक्रूटमेंट करनी है, तो रिक्रूटमेंट मुझे इंटरनल सोर्स से करनी है या एक्सटर्नल सोर्स से, तो दैट इज द पॉलिसी. या फिर मुझे प्रमोशन करना है अपने एम्प्लॉय का, प्रमोशन मुझे सीनियरिटी के बेस पे करना है या परफॉर्मेंस के बेस पे, तो मैंने गाइडलाइंस इशू कर दी कि जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है उनका प्रमोशन मुझे सीनियरिटी बेस पे करना है. ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, नॉट द रूल्स. ये रूल्स नहीं होते. क्यों? क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स है कि मुझे कैसे प्रमोट करना अपने एम्प्लॉय को, और उसके लिए मैं कुछ गाइडलाइंस इशू कर देती हूँ. तो वो गाइडलाइंस ही हमारी क्या बन जाती है? पॉलिसी है. तो ये पॉलिसी के मैंने बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. ठीक है, एग्जांपल्स को बड़े अच्छे से समझना कि क्या क्या एग्जांपल्स इसमें आ सकते हैं, लेकिन वो रिलेटेड होने चाहिए सिर्फ इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस. उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ पॉलिसी. देखो कहता है जो पॉलिसी है वो हमेशा किस पर बेस्ड होती है? ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होती है. पॉलिसी आप बनाते ही क्यों हो? पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होती है. गाइड मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी. ये मैनेजर्स को गाइडलाइंस देती है स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए. पॉलिसी इज ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स. कहता है ये कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने का क्या बता रही है? हमें वे बताती है. और पॉलिसी डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच ए मैनेजर में फंक्शन. कहता पॉलिसी वो ब्रॉड पैरामीटर डिसाइड करती है जिसके अंदर एक मैनेजर को वर्क परफॉर्म करना है. इट मीन्स मैनेजर्स के वर्क परफॉर्म करने का एरिया भी पॉलिसी ही डिसाइड करती है. सॉरी कि मैनेजर्स को किस किस एरिया में किस किस दायरे में रहकर उनको वर्क परफॉर्म करना है, तो वो भी क्या होती है? पॉलिसी. जैसे कह दिया
कि भाई नो क्रेडिट सेल्स पॉलिसी, आपको क्रेडिट पर गुड सेल्स नहीं करनी है। तो इट मीन्स आपका एरिया डिसाइड कर दिया, यू कैन डू ओनली कैश सेल, ठीक है, यू कांट डू एनी क्रेडिट सेल टू एनी कस्टमर। तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं एक मैनेजर का एरिया पैरामीटर डिसाइड कर देती है कि किस किस पैरामीटर के अंदर उसको अपना वर्क परफॉर्म करना है। तो ये थी पॉलिसी की फीचर्स। अब देखो सबसे पहले आता है कि अगर सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो बच्चों आपको व्हाट डू मीन द पॉलिसी का मीनिंग बताना है कि जनरल गाइडलाइंस होती है जो हमें किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का क्या बताती है, वे बताती है। उसके बाद पता है स्टैंडिंग प्लान है, एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो, और फीचर्स 3 to 4 फीचर लिखनी है। बट अगर ये सेम प्लान किसी न किसी केस में आ जाता है, और केस में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो सबसे पहले गाइडलाइंस होती है ये हमें, ठीक है। दूसरी बात, आप इनकी फीचर्स को बड़ी अच्छे से ध्यान से रीड करना, क्योंकि केस में कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई फीचर आती है और उस फीचर के बिहाफ पर ही हम प्लान को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ज़्यादा फोकस जो देना है वो फीचर्स पे देना है, ठीक है। आप सिंपल में तो 2-3 फीचर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फीचर कहीं भी किसी भी केस में उठाकर पूरी एज इट इज लाइन दे देते हैं। तो फीचर्स को बड़े अच्छे से रीड करना, ठीक है, क्योंकि ये वाली फोर्थ वाली फीचर तो बहुत बार केस में आती है कि कौन विच टाइप ऑफ प्लान विच डिसाइड द ब्रॉड पैरामीटर ऑफ ए मैनेजर, कि कौन सा टाइप का प्लान है जो मैनेजर्स के लिए ब्रॉड पैरामीटर डिसाइड करता है। तो वो कौन सा आता है, आपका पॉलिसी आता है। बहुत बार आती है ये फीचर, तो इन फीचर्स को थोड़ा सा भी अच्छे से ध्यान से रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्लान आपका प्रोसीजर। तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसीजर? Procedure is also a standing plan. It means we can use this plan again and again. Okay, the procedure is that plan which is also provide the sequence, steps or exact manner, ठीक है, in which we perform the work in our organization. That plan is called the procedure. कि तो प्रोसीजर वो प्लान होता है जो हमें किसी वर्क को परफॉर्म करने के सीक्वेंस, स्टेप्स या एग्जैक्ट मैनर बताता है जिसके अकॉर्डिंग मुझे वो वर्क क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है टेकिंग एडमिशन इन आरपीएस स्कूल, ठीक है। इफ यू वांट टू एडमिशन इन आरपीएस स्कूल देन यू आल्सो फॉलो ए स्टेप्स, ए सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू परचेज द प्रोस्पेक्टस, आफ्टर ऑल यू गिव रिटन टेस्ट। अगर आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है तो अलोंग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यू सबमिट फीस। इट मीन्स यू शुड फॉलो 3 स्टेप्स। तो बेटा एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तो वो भी क्या होती है, प्रोसीजर। यानी जब भी हम कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और उस वर्क के लिए आप एक सीक्वेंस, एक स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, वो प्रोसीजर में आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और एग्जांपल, कलेक्ट मनी फ्रॉम डेटर्स। डेटर से मनी कलेक्ट करना, ठीक है। अब डेटर्स में आप सबने प्लस वन में मतलब सीखा था अकाउंट्स में, when we sell our goods on credit to any customer, that customer is also become our debtors. If you want to collect the money from that debtors, then what steps we should follow? First of all आप क्या करोगे, लेटर लिखोगे। उसको लेटर लिख दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई पैसा मुझे नहीं मिला। लेटर लिखने के बाद भी फिर मैंने उससे क्या किया, टेलीफोनिक कांटेक्ट किया। बेटा टेलीफोनिक कांटेक्ट करने के बाद भी उन्होंने मेरा पैसा रिटर्न नहीं किया। उसके बाद मैंने क्या किया, पर्सनली मीटिंग की कि भाई मेरा पैसा दो, लेकिन पर्सनली मीटिंग करने के बाद भी उस कस्टमर ने मुझे मनी रिटर्न नहीं की। उसके बाद मैंने क्या लिया, लीगल एक्शन लिया, यानी कोर्ट में क्या कर दिया, केस कर दिया। अब सोचो मैंने डेटर से मनी कलेक्ट करने के लिए भी स्टेप्स को फॉलो किया, और जब ऐसे हम किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेप्स या सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो दैट प्लान इज कॉल्ड द प्रोसीजर। क्लियर? उसके बाद हम इसकी फीचर्स डिस्कस करते हैं। फीचर्स में फर्स्ट आता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटी। बेटा किसी भी एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए जब हम सीक्वेंस या स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वही क्या प्लान होता है, हमारा प्रोसीजर होता है। कहता जनरली मीन फॉर इनसाइडर्स, ये भी इनसाइडर्स के लिए होता है, पॉलिसी भी इनसाइडर्स के लिए होती है। उसके बाद थर्ड फीचर आती है आर मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कहता है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब भी सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप, डेट वाइज होता है। अगर कोई काम डेट के अकॉर्डिंग चल रहा है तो डेट वाइज, अगर स्टेप्स के अकॉर्डिंग चल रहा है तो स्टेप बाय स्टेप। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शन टू बी टेकन टू इन्फोर्स ए पॉलिसी और अटेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। कहता है ये स्टेप्स हम क्यों फॉलो कर रहे हैं,
बच्चों ये स्टेप्स हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, अचीव हो जाए। ठीक है, अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है, अपनी पॉलिसी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए वी फॉलो सम स्टेप्स या सीक्वेंस। ठीक है, तो इसलिए हम उस प्रोसीजर प्लान को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये उसके बाद फिफ्थ एग्जैक्ट मैनर, बड़े अच्छे से ध्यान से इस वर्ड को देखना, क्योंकि एग्जैक्ट मैनर जहां पर भी आपको दिख जाता है, ठीक है, क्लूइंट है, आप प्रोसीजर लिखना है। एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज टू बी डन, ये हमें किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का एग्जैक्ट मैनर बताता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसीजर प्लान। अब आता है कि अगर सिंपल में आता है तो आपको वही प्रोसीजर का मीनिंग, उसके एग्जाम्पल और उसके बाद उसकी फीचर्स। लेकिन अगर केस में आता है तो जहां पर भी आपको सीक्वेंस, स्टेप्स और एग्जैक्ट मैनर, ये तीन वर्ड आपको जहां पर भी मिल जाते हैं वहां पर आपका कौन सा प्लान आएगा, प्रोसीजर प्लान आता है। ठीक है, जनरली इन तीन के अलावा कोई चौथा वर्ड नहीं आता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आपका प्लान है फिफ्थ प्लान है आपका मेथड। तो मेथड इज आल्सो स्टैंडिंग प्लान, मेथड भी आपका कौन सा प्लान है, स्टैंडिंग प्लान। इट मीन्स दैट प्लान इज आल्सो यूज अगेन एंड अगेन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस। उसके बाद कहता है मेथड होता क्या है, कहता है मेथड इज दैट प्लान विच इज आल्सो प्रोवाइड द वे टू परफॉर्म ए टास्क इन आवर बिजनेस इज कॉल्ड मेथड। अब बच्चे फिर कंफ्यूजन आया कि मैम आपने पॉलिसी में भी यही बताया कि पॉलिसी इज दैट प्लान विच इज आल्सो प्रोवाइड द वे, इसमें भी वे वर्ड यूज किया है। ठीक है, और मेथड में भी आपने सेम वर्ड यूज कर दिया वे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कहते पॉलिसी हमें किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का वे बता रही है, मेथड हमें किसी वर्क को परफॉर्म करने का वे बताता है। और बेटा प्रॉब्लम को सोल्व करना मेंटल से रिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं हमारा मेंटल एक्सरसाइज यानी मेंटल वर्क होता है, बट किसी वर्क को परफॉर्म करने का वे मेथड होता है, ये फिजिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है मुझे प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए देयर आर द टू मेथड अवेलेबल, एक लेबर इंटेंसिव मेथड है एंड सेकेंड वन कैपिटल इंटेंसिव मेथड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस आप किसी भी मेथड को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो सोचो ये एक फिजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, मुझे क्या करना है, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन के देयर आर टू मेथड, आपने प्लस वन में भी देखा था, आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है और सेकंड वन कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटा इन दोनों में से आप किसी एक मेथड को क्या करोगे, चूज करोगे। तो ये फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, किसी वर्क को परफॉर्म करने का वे बताता है हमें मेथड, जबकि ये जनरल गाइडलाइंस होती है जो मेंटल से रिलेटेड होती है, ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब जो कहते हैं मेथड, जो मीनिंग हो गया कि मेथड इज दैट प्लान विच इज आल्सो प्रोवाइड द वे टू परफॉर्म द वर्क इन आवर बिजनेस इज कॉल्ड मेथड। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया भाई, लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करना है या कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, आपको मान लो गुड्स मुझे मार्केट में रिलीज करनी है, तो लिफो मेथड या फिफो। लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो गुड्स लास्ट में प्रोड्यूस हुई थी मार्केट में वो फर्स्ट आउट कर दो। ठीक है, और फिफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो गुड्स पहले प्रोड्यूस हुई वो पहले क्या करो, मार्केट के लिए रिलीज करो। तो इसका मतलब दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रिटर्न डाउन या स्ट्रेट लाइन में से भी कोई मेथड यूज कर सकते हो। ये मेथड के क्या थे, कुछ एग्जाम्पल्स। कहता अगर मेथड हमने एडवांस में डिसाइड कर रखा है तो भी हमें वेरियस बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर हमने एडवांस में मेथड डिसाइड कर दिया तो भी एम्प्लॉइज को वेरियस बेनिफिट्स मिल जाते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं, कहता देयर इज नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉइज। अगर एडवांस में मेथड डिसाइड है तो एम्प्लॉय के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। ठीक है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, गुड्स की क्वालिटी में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन अडॉप्ट हो जाता है। और अगर एडवांस में मेथड डिसाइड है तो आपका टाइम, आपके एफर्ट्स और आपके कहीं ना कहीं रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ कहते हैं किसी टाइप की क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है, क्वालिटी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। तो ये एडवांस में मेथड डिसाइड करने के क्या हमें बेनिफिट्स हैं। बट इफ यू डोंट डिसाइड द मेथड इन एडवांस
देन जनरली एम्प्लॉयज माइंड में कंफ्यूजन रहेगा, इससे इस मेथड से काम करना है, इस मेथड से काम करना है, ठीक है। तो वो ट्राई एंड एरर मेथड को क्या करेगा, यूज करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करके देखेगा, बेनिफिशियल नहीं हुआ फिर दूसरा ट्राई करेगा। तो बच्चों इससे लॉट ऑफ रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाता है, आपका लॉट ऑफ टाइम वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए एडवांस में हमें मेथड क्या कर लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, मेथड की फीचर्स में फर्स्ट फीचर आपकी आती है स्टैंडर्डाइज्ड वे इन विच ए टास्क हैज टू बी परफॉर्म, कि मेथड हमें एक वे बताता है जिसमें हमें टास्क या जो भी वर्क है वो क्या करना है, परफॉर्म करना है। यानी मेथड इज आल्सो प्रोवाइड द वे टू परफॉर्म ए टास्क, वही मीनिंग है। मेथड वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, हर काम के लिए डिफरेंट मेथड होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक मेथड डिसाइड कर दिया सारी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। एक बार सोच लो भाई ये वाला प्रोडक्शन मेथड मैंने ऐसे करना है, चाहे किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है सारा उसी से करना है, नो। कहता है एवरी टास्क के लिए डिफरेंट मेथड्स हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। थर्ड वन, एडवांस में मेथड डिसाइड है तो आपके टाइम, आपके एफर्ट्स, आपके एनर्जी, आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं। तो ये थे मेथड्स के एग्जाम्पल। उसके बाद सिक्स्थ वाला जो आपका प्लान आता है वो आता है रूल्स भी आपका स्टैंडिंग प्लान है। इट मीन्स वी कैन यूज दिस प्लान अगेन एंड अगेन, ठीक है। फिर आता है व्हाट डू मीन बाय द रूल्स होता क्या है, कहते रूल्स मीन्स दैट प्लान विच टेल्स अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। रूल्स जो होते हैं वो रिजिड नेचर के होते हैं, कंपल्सिव नेचर के होते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। इफ एनी एम्प्लॉय डोंट फॉलो द रूल देन पनिशमेंट उनको अवेलेबल की जाती है, यानी पनिशमेंट प्रोवाइड की जाती है। इसलिए काफी रिजिड नेचर के होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। रूल्स चाहे आपका टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, चाहे लोअर लेवल, हर लेवल रूल्स को स्ट्रिक्टली क्या करता है, फॉलो करता है। इसलिए इक्विटी का प्रिंसिपल्स भी रूल्स पे क्या होता है, फॉलो होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर एग्जाम्पल नो स्मोकिंग इन फैक्ट्री एरिया, ये मैंने क्या बना दिया, रूल्स, ठीक है। अभी कोई नहीं फॉलो करेगा तो क्या मिलेगी, पनिशमेंट। आपके स्कूल में रूल्स बना रखा है, यूनिफॉर्म में सभी स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, दैट इज अ रूल्स। अच्छा, एक रूल बना दिया कि कोई भी टीचर अगर हाफ एन आवर लेट आता है स्कूल में तो उसकी सैलरी डिडक्ट की जाएगी। बच्चों ये पॉलिसी है या रूल है, बताओ। कि अगर कोई टीचर हाफ एन आवर लेट आ रहा है तो उसकी सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी हाफ एन आवर के अकॉर्डिंग। तो ये रूल है या पॉलिसी, ये भी क्या है, रूल है, क्योंकि सैलरी डिडक्ट करना दैट इज ए पनिशमेंट है टीचर के लिए। तो ये भी किस में आता है, रूल में आता है, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें टेस्ट लेने होता है, तो वो पॉलिसी बना रखी है, क्योंकि वो तो एक काम करने का वे डिसाइड कर रखा है कि भाई किस किस गाइडलाइंस इशू कर रखी है कि भाई जो बच्चे वीक्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूवमेंट किया जाएगा। लेकिन जहां पर पनिशमेंट होती है वह रूल्स आता है, पॉलिसी में कभी पनिशमेंट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको, स्कूल यूनिफॉर्म में आना, टीचर्स के एग्जांपल दे दिया, नो स्मोकिंग इन फैक्ट्री एरिया, तो ये क्या था आपके रूल्स के एग्जांपल। उसके बाद इसकी फीचर है रूल्स में कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स में क्या आते हैं आपके, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। स्पेसिफाई करते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, यानी रूल्स हमें डिफाइन करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और जो नहीं करना है वो भी करते हैं देन पनिशमेंट मिलती है। रिजिड नेचर के होते हैं और रूल सबसे सिंपल प्लान होता है कि इसमें इसको आइडेंटिफाई करना भी वेरी इजी है। जहां पर भी स्टिकनेस दिखा रखी है, रिजिड नेचर हो रखा है और फॉलो ना करने पर पनिशमेंट मिल रही है, तो बच्चों वो रूल्स आता है कि इसमें इसको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक और बात, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये मैंने आपको 6 प्लान आज डिस्कस किए हैं आज की वीडियो, 2 प्लान बचे हैं वो नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी। बट अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, टेकिंग एडमिशन इन आरपीएस कोड, देन वी फॉलो सम स्टेप्स, तो कौन सा प्लान है आपका, ये प्रोसीजर। लेकिन बेटा बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ तो उन स्टेप्स की सीक्वेंस तो प्रोसीजर है,
लेकिन उस एक स्टेप को क्या बोला जाता है? वो एक स्टेप जो आप ले रहे हो, जैसे मान लो मुझे टीचर्स की रिक्रूटमेंट करनी है, आरपीएस स्कूल में मुझे टीचर्स की क्या करनी है? रिक्रूटमेंट करनी है। तो टीचर्स पहले रिटन टेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, उनके बाद उनका डेमो होता है, देन उसके बाद उनकी सैलरी डिसाइड होती है। तो बेटा ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो कौन सा प्लान है? ये प्रोसीजर है। यस या नो? यस। अब उस प्रोसीजर का एक स्टेप क्या होता है? उस प्रोसीजर का जो एक स्टेप है वो मेथड भी हो सकता है। समझ आ गया? मेथड का मतलब, और वो हमारी ये मेथड भी हो सकता है, क्योंकि उस प्रोसीजर का जो एक स्टेप है उसको हम क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। ठीक है। अब आप सोचते हो मैडम रिटन टेस्ट लेना, वो तो हम पॉलिसी भी कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई काम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हो गया, ठीक है, जैसे कलेक्ट मनी फ्रॉम डेटर्स, तो मैंने एक सीक्वेंस को फॉलो की, वो तो क्या होगा? प्रोसीजर। लेकिन उस सीक्वेंस का एक स्टेप वो क्या बन जाता है? मेथड होता है। ठीक है। कई बार पॉलिसी भी उसको कह देते हैं, कोई गाइडलाइंस, लेकिन पॉलिसी सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों में आ सकता है, तो आप उसमें एक स्टेप को मेथड कहोगे। ठीक है। और पूरी की पूरी जो सीक्वेंस या प्रोसेस होती है, तो वो कौन सा प्लान होता है? आपका प्रोसीजर होता है। क्लियर आ गई ये बात समझ में? ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपको 6 प्लान हमने डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज इनको बड़े अच्छे से रीड करना। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो मुझे मैसेज के थ्रू डाउट्स, ठीक है, या फिर आप मेरे को कॉल कर सकते हो। डाउट्स जरूर डिस्कस करना। इनसे रिलेटेड जितने भी केस होते हैं, केस जरूर सोल्व करें। ठीक है। वैसे मैं साथ साथ सारे क्लू हिंट दिए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जब भी किसी टाइप का प्लान पढ़ रहे हो तो उसकी फीचर्स बड़े अच्छे से रीड करना, क्योंकि केस में फीचर्स के ही पॉइंट कहीं ना कहीं गिवन होते हैं और उसी से आइडेंटिफाई होता है कि ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज, ठीक है, डिस्कस मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।